हारून साहब, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि नैब तरमीमी जो बिल था, एक्ट था, उस पर 15 सितंबर का जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ हम अपील दायर करेंगे। अब सवाल ये है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फ़ैसला आया है, इसके बाद ये जो अपील दायर करने जा रहे हैं, क्या ये कर सकते हैं या वो रिव्यू ही है जिसको शायद नाम अपील का दिया जा रहा है? मेरे ख्याल में वो रिव्यू होगा, इसलिए कि वो चैलेंज नहीं हो सकता। अभी जो जजमेंट आई है उसमें ये कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। जो पुराने फैसले हमने कर दिए हैं उस पे अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि अगर वो अपील करते हैं तो अपील तो मेरे ख्याल में लाई नहीं करती, लेकिन रिव्यू हो सकता है। रिव्यू उसी कोर्ट में जाएगा तो रिव्यू पे कोई ऑर्डर होगा तो फिर देखेंगे, फिर आगे अपील भी हो सकती है। रिव्यू का जब फैसला आएगा तो फिर अपील हो सकती है। सही। अच्छा, तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि एक दौर में जनाब बाबर रहमान साहब ने और पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत ने भुट्टो साहब का केस के हवाले से भी एक रिव्यू समझ लीजिए दायर किया था, जिसका कि फ़ैसला तो पहले हो चुका है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट उस केस को दोबारा सुन सकती है किसी इस मौजूदा जजमेंट के रोशनी में या किसी और उसूल के तहत? डेफिनेटली वो जो जजमेंट भुट्टो साहब वाली थी वो एक रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। अच्छा। और वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने एडमिट किया हुआ है। अच्छा। और अगर उस एडमिट करने के बाद उसकी हियरिंग भी होती रही है और वो अभी तक पेंडिंग है। अगर उसको मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस या रिव्यू फाइल होता है और उसको कंसिडर किया जाए तो ये मेरे ख्याल में दोबारा ये भी हो सकता है कि पुराने केसेस भी खोल जाएं। अच्छा। अगर उस केस को अगर देखा जाए तो वो भी फुल बेंच का फैसला था जो कि अभी पेंडिंग है। रेफरेंस जिसके पास पेंडिंग है वो फुल बेंच बैठा हुआ है। अच्छा। और अगर वो फुल बेंच रेफरेंस को सुन सकते हैं 40-45 साल बाद, तो वो फिर दोबारा ये केसेस जो हैं ये भी खुल सकते हैं। लेकिन ये जब केस लगेगा फिर आर्गुमेंट्स होंगे तो फिर कोर्ट की ओपिनियन का पता चलेगा। नहीं, इसका मतलब भुट्टो साहब वाला जी 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 भुट्टो साहब वाले केस पे अभी इस दौरान उस पे आर्गुमेंट्स नहीं हुए, ताकि अगर तो बताया जाता कि वो ऑलरेडी रेफरेंस पेंडिंग है और फिर मेरे ख्याल में पोजीशन कुछ और होती। लेकिन ये अब रिव्यू फाइल करते हैं तो फिर उसमें देखेंगे अगर ऑलरेडी एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद, तो ये बाकी केसेस जो हैं इन पे भी अमल दरामद हो। नहीं, इसका मतलब तो ये है कि वो जिस तरह एडमिट हुआ है, अगरचे अपील ना करें, लेकिन अगर मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग की हुकूमत आ सकती है तो नवाज शरीफ साहब का जो पनामा केस है या जहांगीर साहब का जो केस है वो भी एक सरकारी या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ज़रिए दोबारा कोर्ट में ले जाया जा सकता है और उसको सुना जा सकता है। अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आएगा कि इस पे दोबारा आप बताएं कि इस पे एक क्वेश्चन के तौर पे आएगा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, कि ऑलरेडी जो फैसले हुए हैं उनमें बरी भी हो गए हैं और पेंडिंग भी हैं। तो ये जो फैसले सुगो मोटो के तहत या 184(3) के तहत ओरिजिनल जो डिडक्शन में लिए गए हैं उन पे क्या असर होगा इस जजमेंट का, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी पिटीशन तो फिर पता सही है। अच्छा हारून साहब, ये बताइएगा कि ये जो फैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, इसमें अगर इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता तो आप क्या समझते हैं कि उन जजेस के ख़िलाफ़ भी या उन जुडिशल अफसर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती थी जो पिछले अदवार में मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर का साथ देते रहे या जो PCO के तहत हलफ उठाते रहे? तो ये एक बहुत लंबा सिलसिला चल निकलना था। लेकिन जजेस के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती थी, लेकिन ये हो सकता था कि उनकी जजमेंट पे रिमार्क्स आ जाते कि ये जजमेंट्स जो है ये जस्टिफाइड है कि नहीं। अच्छा। तो वो फिर एक किस्म की वो जो फैसले हुए हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते और एक रिकॉर्ड रह जाता कि वो फैसले गलत थे। अच्छा। और मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन की थी अपने आर्गुमेंट्स में कि इस तरह पहले जो फुल बेंच के फैसले हैं उनसे पाकिस्तान को और अवाम को ने बड़ा नुकसान उठाया है। और इसी तरह जिस तरह परवेज मुशर्रफ को उन्होंने वर्दी में प्रेसिडेंट भी बनाया और उसको चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया और फिर उसे कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकते हो। तो ये जो इख्तियारात हैं ये ना तो आइन देता है अदालत को कि वो किसी भी वर्दी को कहे कि आप अमेंडमेंट करें आज खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरह के जो फैसले हैं ये तो जी सही है, सेटिस्फाइड नहीं होते।
उनके बारे में कोई रिमार्क्स आने चाहिए कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और जिन जजेस ने दिए हैं उनके बारे में भी रिमार्क्स आने चाहिए कि उन्होंने क्यों दिए और किसके प्रेशर में दिए। इसी तरह नसीम हसन शाह साहब ने भुट्टो साहब के केस में एडमिट किया था मीडिया पे कि हमसे गलती हुई थी, हम पे प्रेशर था। जी। और अगर अदलिया को प्रेशर होगा और गलतियां होंगी तो सफर तो कौम करेगी। सही है, ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं कि नैब तरामीम का जो फैसला था वो साबिक चीफ जस्टिस के बेंच ने किया था। ज़ाहिर है वो तो अब अपील तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर नज़र सानी होती है, नज़र सानी की अपील होती है, तो उस पे अब अदलिया का जो अंदाज़ फ़िक्र होगा या तर्ज़ अमल होगा वो हमदर्दाना होगा, या पहले की तरह इस बुनियाद पर रिजेक्ट हो जाएगी रिव्यू पिटीशन के चूँकि कोई नया नुक्ता नहीं आया, कोई खामी फ़ैसले में तलाश नहीं की गई, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हियरिंग तो हो सकती है ना। उन्होंने ये तो नहीं देखना ना कि नया नुक्ता आया या नहीं आया, उन्होंने यही देखना है कि ये रिव्यू जो है ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। और उसमें अगर कोई लीगल जो भी रिव्यू फाइल करेगा वो अपनी जस्टिफिकेशन देगा कि इस ऑर्डर में ये खामियां थी जो रह गई। जी, सही है। तो फिर यानी रिव्यू का स्कोप वही रहेगा जो पहले था। अब ये नए फैसले के बाद रिव्यू का स्कोप जो है वो ब्रॉडन नहीं हुआ। नहीं, ब्रॉडन तो नहीं हुआ, लेकिन ये तो देखा जाएगा कि जो पिटीशन फाइल होती है उसमें ग्राउंड्स के हैं, किन ग्राउंड्स पे वो पिटीशन फाइल हुई है, आया वो फैसला गलत था, और अगर सही था तो क्यों सही था, और गलत था तो उसमें क्या खामियां रहेगी। सही है। अच्छा हारून साहब, साइफर केस का मामला है, जो चालान है वो मुलजिम ने लेने से और लेकर उस पर दस्तखत करने से, यानी उसकी तस्दीक करने से इनकार किया। इसके बावजूद जो खुसूसी अदालत के जज हैं उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। क्या चालान लेने और उसकी तस्दीक के बगैर किसी मुलजिम पे फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है? एक पहलू तो ये है। दूसरा ये है कि मामला अभी ट्रायल कोर्ट में है और फिर उसी तरह एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ जाती है, तो इसमें दोनों पे जो आइन कानून क्या कहता है? देखें, अगर तो कोर्ट की तरफ से ये नेग्लिजेंस होती कि कोर्ट उन्हें चालान की कापियां या एविडेंस की कापियां नहीं दे रहे, तो फिर तो मुल्ज़िम को कोई फायदा होता है। लेकिन कोर्ट कह रही है कि आप लें, वसूल करें और साइन करें, और अगर मुल्ज़िम नहीं करता तो वो फिर ऑर्डर में लिखा जाएगा कि हमने तो इसे प्रोवाइड की थी लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया, तो विटनेसेस तो रिकॉर्ड होनी ही है, वो एक जस्टिफिकेशन आ जाएगी। और इसी तरह जब चार्ज फ्रेम होगा तो चार्ज कोर्ट लिख के करेगी और उसे पूछेगी कि इस चार्ज को आप मानते हैं या नहीं मानते, और अगर तो वो मानते हैं तो फिर तो खत्म हो जाती है बात, वो फिर सजा पे चली जाती है। लेकिन अगर डिनाइल करते हैं और कहते हैं कि ट्रायल हो तो फिर ये ट्रायल चलेगा। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं साइन ही नहीं करता तो फिर भी कोर्ट कहेगी साइन, हमने तो आपको ऑफर दी है कि आप एडमिट करें या रिफ्यूज करें, और ताकि प्रोसीडिंग आगे चले, लेकिन इन्होंने नहीं किया, लिहाजा हम विटनेसेस कॉल करते हैं, तो विटनेसेस कॉल हो जाएंगे। हारून साहब, जब ये जो साइफर केस का चालान पेश हो गया, अदालत ने, जो मुतलका अदालत है उसने डेट दे दी फ़र्द जुर्म आयद करने की, लेकिन जो मुल्ज़मान हैं उनके वकला ने बरियत की दरख्वास्त जमा कराई हुई है। ये बरियत किस बेस पे, किस उसूल के तहत मांग रहे हैं? लेकिन ना, ये बरियत की अगर उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो वो सब एप्लीकेशन में ये केस जो है वो मेड आउट नहीं होता और ग्राउंडलेस होगा उसका चार्ज भी, लिहाजा हम चार्ज पे साइन नहीं करते, वो एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। लेकिन अगर उस पर बहस होगी तो बहस होने के बाद जो भी ऑर्डर होगा या तो वो एक्विट हो जाएंगे या वो प्रोसीडिंग्स होगी फर्दर। उनकी एप्लीकेशन खारिज अगर हो जाती है तो प्रोसीडिंग फर्दर चलेंगी, अगर एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो वो फिर बरी हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसीजर है वो तो यही है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना सवाल जो करती है अदालत उसका जवाब प्रॉपरली दें। जी।